नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारी इतिहास वाली सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हुए। अब तक हमने कल कालीबंगा तक पढ़ा था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन भारत के इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता हमारा टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ा था और उसमें क्या साक्ष्य मिले थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सुरकोटड़ा के बारे में। तो आज हमारी रीडिंग हो जाएगी सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा ये नगर गुजरात में स्थित, तो स्थित कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में भी कच्छ के रण में। खोज इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी और वो 1966 में। कब? 1966 ईस्वी में। किसने? जगपति जोशी महोदय ने, इतिहासकार थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य की बात की जाए तो वो होंगे हमारे घोड़े के अवशेष, या ये कह सकते हैं कि घोड़े के अस्थि पंजर मिले या घोड़े के अस्थि अवशेष मिले। तो हम ये कह सकते हैं घोड़े के साक्ष्य, घोड़े के साक्ष्य या उसके अस्थि अवशेष, अस्थि पंजर वगैरह, ये भी कह सकते हैं। तो मुख्यतः सुरकोटड़ा से क्या मिला? अब जैसे सुरकोटड़ा और घोड़ा जब दांत मारता है तो तोड़ देता है दांतड़ा, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं सुरकोटड़ा से दांतड़ा। तो यानी कि घोड़े के अवशेष मिले वहां से मुख्य। फिर आते हैं कि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कुछ साक्ष्य मिले हैं कि भाई गर्त में जाती हुई सभ्यता के बारे में इनको जानकारी मिली होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कुछ साक्ष्य मिले, पतन के साक्ष्य मिले। और तराजू के 2 पतड़े मिले यहाँ से। जैसे ये तराजू होती है, ऐसे मान लीजिए एक पतड़ा ये है, दूसरा पतड़ा ये है, तो ये तराजू के 2 पतड़े मिले। तो हम लिख सकते हैं तराजू के 2 पलड़े मिले। अब मिलने को तो बहुत कुछ मिलता है, कुछ भी यहाँ मान लीजिए कि कुछ साक्ष्य बड़ी किताब में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे साक्ष्य मिल जाएंगे। लेकिन अब हम पतड़े 2 मिले हैं, 3 मिले हैं, उससे हमें मतलब इतना याद जरूर रखना है, कहाँ चलो 2 पतड़े मिले हैं। लेकिन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, या फिर जो इसमें से एक क्वेश्चन ये बनने की संभावना रहती है, क्योंकि घोड़े के साक्ष्य जो मिले वो सुरकोटड़ा से मिले और वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें ये याद रखना है। और फिर हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें इसी में पढ़ लेते हैं कि सिंधु सभ्यता से तलवार की कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो उस समय अगर शादी विवाह के जो भी संस्कार थे वो शायद तलवार लेके जाने वाला संस्कार शायद नहीं होगा, तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यहाँ से तलवार के साक्ष्य, तो ये कह सकते हैं तलवार के साक्ष्य नहीं मिले। फिर मंदिर के भी साक्ष्य नहीं मिले, मंदिर के साक्ष्य वो भी नहीं मिले। तो ये सुरकोटड़ा की नहीं, पूरी सिंधु सभ्यता की बात हो रही है कि उसमें तलवार के साक्ष्य नहीं मिले, मंदिर के साक्ष्य भी नहीं मिले। और मातृ देवी की पूजा की जाती थी संपूर्ण आईवीसी की बात कर रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो मातृ देवी की पूजा उपासना या फिर मर्ण मूर्ति मिली, और जिससे ये प्रतीत होता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वहाँ मातृसत्तात्मक परिवार या समाज प्रणाली विद्यमान थी। और अगला हमारा जो नगर आ जाएगा वो होगा रोपड़। और रोपड़ है ये जो पंजाब में स्थित, और इसकी खोज 1950 में हुई। तो हम कह सकते हैं रोपड़ कहाँ स्थित है? सबसे पहले पंजाब में। और फिर रोपड़ की जो खोज है वो बीबी लाल ने की थी। कब? तो ये कह सकते हैं खोज 1950 में। किसने? बीबी लाल।
अब 1950 में हुई, यानी कि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि रोपड़ है जो एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी खोज स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता स्वतंत्रता के बाद उत्खनित या खोजा गया प्रथम नगर। तो स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम नगर खोजा गया वो क्या है, कौन सा है? रोपड़ है, पंजाब में स्थित है। 1950 में बीबी लाल ने यहाँ पे इसकी खोज की थी। और उत्खनन कार्य 1956 में, उत्खनन लिख सकते हैं हम 1956 में। ये क्या है? यज्ञ दत्त शर्मा ने, तो यज्ञ दत्त शर्मा जी ने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया। तो रोपड़ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक मात्र यही बनता है कि स्वतंत्रता के बाद उत्खनन प्रथम क्षेत्र। और 1950 में बीबी लाल ने यहाँ पे खोज की थी। और उत्खनन का कार्य है जो 1956 में यज्ञ दत्त शर्मा ने किया था। और मानव के साथ कुत्तों के समाधान, यहाँ से जो साक्ष्य हैं वो हम ये कह सकते हैं, साक्ष्य में लिख देंगे मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य, साक्ष्य यानी कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, यह उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। फिर हम अगला एक और नगर पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे धोलावीरा, गुजरात में स्थित। धोलावीरा से क्या साक्ष्य मिले वो भी देखते हैं हम, क्योंकि रोपड़ से एक ही है केवल कि पता स्वतंत्रता के बाद प्रथम क्षेत्र का। और धोलावीरा तो सबसे पहले आ जाएगा कहाँ स्थित है, तो धोलावीरा आ जाएगा गुजरात। खोज वही जगपति जोशी ने कब 1967-68 में, 1967-68 में किसने की? यहाँ लिख देंगे हम जगपति जोशी ने की। और फिर उत्खनन का कार्य, यहाँ उत्खनन का कार्य 1991 में, उत्खनन 1911 में यहाँ पे RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। तो हम कह सकते हैं RS बिष्ट। तो धोलावीरा का जो है यहाँ पे कह सकते हैं धोलावीरा गुजरात में स्थित था। खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की। और उत्खनन का कार्य वो 1991 में RS बिष्ट ने किया। और इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे सुंदर जो नगर था ये था, सबसे सुंदर नगर। अब सुंदर के कई मानक हो जाते हैं, सांस्कृतिक रूप से सुंदरता, भौगोलिक रूप से सुंदरता, या ऑल इज वेल, मतलब वो कह सकते हैं कि सब संपूर्ण रूप से समृद्धता, इस प्रकार से हम कह सकते सुंदरता। फिर मानहर और मानसर जो नदियां थी उसकी किनारे स्थित था। तो हम कह सकते हैं कि धोलावीरा है वो, यहाँ कह सकते हैं मानहर व मानसर नदियों के किनारे स्थित था धोलावीरा। और ये सबसे सुंदर शहर था। और यहाँ पे विश्व के जो प्राचीनतम स्टेडियम के साथ से, प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले यहाँ से। यानी कि IPL तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी होता था, यानी कि साक्ष्य मिलने इसका मतलब IPL वहाँ हुआ होगा। तो ये कह सकते हैं हम IPL से याद रख सकते हैं कि IPL या फिर ये कह सकते हैं क्रिकेट के जो साक्ष्य हैं स्टेडियम के साक्ष्य धोलावीरा से मिले। अब जरूरी नहीं है कि स्टेडियम है तो क्या स्टेडियम में हिंदी में मैदान होगा, वो मैदान किसी का भी हो सकते हैं, केवल क्रिकेट का ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ वहाँ स्टेडियम यानी कि IPL के हिसाब से याद रख सकते हैं कि स्टेडियम के जो साक्ष्य है वो धोलावीरा गुजरात में मिले। फिर यहाँ नार मतलब वो नहर के बांध के इसके भी साक्ष्य हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम नहर, बांध और जल संरक्षण के साक्ष्य हैं वो धोलावीरा से मिले हैं। तो बांध निर्माण की कला है। फिर ये जल संरक्षण की बात करें हम, या जो उनके साक्ष्य हैं वो भी धोलावीरा से मिले हैं, जल संरक्षण के साक्ष्य।
और ये सूचना पट के साक्ष्य धोलावीरा से ही सूचना पट के साक्ष्य। क्योंकि हमने जब शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि पढ़ी थी, भाव चित्रात्मक या बुस्ट्रोफेदन जो लिपि थी, या गोमूत्र लिपि थी, सर्पिलाकार जो लिपि थी, मतलब उसके 3-4 प्रवेशी नाम है। और हमने कहा था कि हमने धोलावीरा के सूचना पट पर इसको अंकन पाया गया या लिपि इसे लिखा गया था। तो अब यहाँ से मतलब धोलावीरा में यह एक सूचना पट के साथ से मिले जहाँ पे सिंधु घाटी की लिपि थी उसको लिखा गया था। फिर हमने अब सिंधु घाटी में हमारे जो नगर थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं, या उत्खनन जो भी नगर थे क्षेत्र थे वो पूरे हो गए हैं। आज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक खत्म होने के कगार पर है। और इसमें हम कुछ साक्ष्य या तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं और लिख लेते हैं, जो उनके बारे में अगर किसी एग्जाम में या थोड़ा बहुत पूछा जाए तो हम उसका सॉल्व कर सकें या हल कर सकें। अब जैसे भाई संपूर्ण सिंधु सभ्यता या फिर संपूर्ण सिंधु सभ्यता में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से नगर थे, तो हम कोई 3 नगर पहले या 3-4 नगर देख लेते हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े और फिर जनसंख्या के आधार पर। तो हम देख लेंगे, पहला हो जाएगा हमारा गंदेड़ी वाला, और ये हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला है हमारा गंदेड़ी वाला। तो दूसरा हो जाएगा हड़प्पा, और तीसरा हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो। तो ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण सिंधु सभ्यता में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े नगर थे ये है। और दूसरा हम कर दें, इसी में कर देंगे भाई संपूर्ण सिंधु सभ्यता में क्षेत्रफल के आधार पर हम जनसंख्या दे दें, तो यह जनघनत्व दे दें, जनघनत्व। तो इसकी दृष्टि से फिर कौन कौन से नगर हो जाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसमें जनघनत्व के आधार पर देखें तो मोहनजोदड़ो है वो नंबर 1 पे था, ये 2 या 3 है। और हड़प्पा वही अपनी जगह ही रहता है, यानी कि हड़प्पा क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर में पुनः आ जाएगा गंदेड़ी वाला, तीसरे नंबर हमारा होगा गंदेड़ी वाला। तो ये हो गया। अगर हम पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो गंदेड़ी वाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो गया। जनघनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, और हड़प्पा है वो दोनों में एक ही क्रम में रहता है। तो इस प्रकार हमने ये भी देख लिया। और फिर आती है कि हमारे इसमें हम थोड़ा और ऐड कर सकते हैं 2 तथ्य। जैसे अब सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसको किसने पढ़ने की कोशिश की, और भारतीय कौन था, विदेशी कौन था, या फिर प्रथम व्यक्ति जिसने कोशिश की है। तो उसके बारे में अगर पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो उसमें अगर लिपि का है तो सिंधु लिपि को पढ़ने का ये कह सकते हैं हम, जो सिंधु लिपि थी, सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने की कोशिश। अब यहाँ लिख देते हैं हम प्रथम विदेशी वेडेन मोदे के बारे में ऐसा कहा जाता है। वेडेन मोदे जिन्होंने मतलब पहली बार सिंधु घाटी की जो लिपि थी, या भावचित्रात्मक लिपि, या फिर हम सर्पिलाकार भी कहते हैं उसको, गोमूत्र लिपि भी कहते हैं, बुस्ट्रोफेदन भी कहते हैं, तो उसको पढ़ने की जो सबसे पहली बार कोशिश की थी वो विदेशी का कहा जाए तो वेडेन मोदे थे। और भारत के जो थे वो थे नटवर झा करके। तो प्रथम भारतीय वो हो जाएंगे हमारे नटवर झा। इन्होंने कोशिश की थी सिंधु घाटी सभ्यता को, या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने की कोशिश की थी। तो आज हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा है सीरीज, इस सीरीज में हमारी इतिहास वाली सीरीज में, वो आज कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, या कंप्लीट हो रहे हैं। कल से हम वैदिक काल शुरू करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी मिलेगी वो किसी भी एग्जाम में आपके हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद।